नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा एक इंटरव्यू में दिए गए बयान को मुद्दा बना लिया है। हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने टाइम्स ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है और बीजेपी वोटों की राजनीति के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश के बयान पर तुरंत बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतर गए। पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव जिन्ना के नाम की रट लगाते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना और पाकिस्तान पर बीजेपी के हमले के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 साल तक सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी अपना काम नहीं गिना पा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति के अपने पुराने रास्ते पर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और वो जानती है कि प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रियंका गांधी के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि योगी जिस मठ में रहते हैं वो किसी बड़े बंगले से कम नहीं है। सवाल है क्या मायावती का इशारा मठ में मिलने वाली सुविधाओं और कथित शान शौकत वाली सुविधाओं की तरफ था? उन्होंने ये तो साफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इस बात को जनता को क्यों नहीं बता दिया जाता। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिमी यूपी की जनता को शायद गोरखपुर में योगी के मठ के बारे में मालूम नहीं है। इसके साथ ही मायावती ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाकी मुद्दों पर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बीजेपी नेताओं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सपा ने कहा है कि शामली जिले के कैराना सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आदर्श आचार संहिता और कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। पार्टी ने कहा है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में 10 लोगों से अधिक की भीड़ के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के खिलाफ है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए इस पत्र की एक कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी है। बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे थे और वहां उन्होंने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया था। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि कई न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल से मतदाता भ्रमित हो रहे हैं और इस वजह से चुनाव भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा किया जाना आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह खुला उल्लंघन है। प्रदेश अध्यक्ष की मांग है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल को रोका जाना बेहद जरूरी है। न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की समाजवादी पार्टी की याचिका पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इसको समाजवादी पार्टी की हताशा करार दिया है। त्रिपाठी ने कहा कि कभी वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और कभी वो डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार के बारे में अपनी कमजोरी बताते हैं। अब वो मांग कर रहे हैं कि टीवी ओपिनियन पोल बंद करा दिए जाएं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वास्तविकता ये है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से परेशान महसूस कर रहे हैं। हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रतिक्रिया आई है। आरएसएस की मुस्लिम विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने कहा है कि हरिद्वार की धर्म संसद में की गई टिप्पणी किसी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अख्तर ने कहा कि संघ या सरकार का किसी धर्म से कोई नाता नहीं है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऐसे आयोजन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मंच की ओर से इन दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मुस्लिम समुदाय का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ही मंच की ओर से यह बयान दिया गया है। बता दें कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद के खिलाफ न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। उद्धव ठाकरे के ये कहने के बाद कि बीजेपी से गठबंधन के 25 साल बर्बादी थे, अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना ही महाराष्ट्र में बीजेपी को शीर्ष पर लेकर आई थी।
यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी। अगर हमने उस समय चुनाव लड़ा होता तो देश में शिवसेना का पीएम होता, लेकिन हमने बीजेपी के लिए ये छोड़ दिया था। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि ठाकरे के बयान से लगता है कि वो अपनी पार्टी के चौथे नंबर पर आ जाने से आहत हैं और उसका गुस्सा बीजेपी पर निकाल रहे हैं। इसके अलावा संजय राउत के बयान पर उन्होंने कहा कि वो याद दिलाना चाहते हैं कि जब शिवसेना का जन्म नहीं हुआ था उस समय मुंबई में बीजेपी का कॉरपोरेटर था। उन्होंने कहा कि जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी वो या तो 1 नंबर थी या 2 पर रहती थी, लेकिन आज वो नंबर 4 पर आ गई है। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि शिवसेना राम मंदिर आंदोलन में कहां थी, गोलियां और लाठियां तो बीजेपी वालों ने खाई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्य सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह घिर गए हैं। मोहम्मद मुस्तफा पंजाब के डीजीपी रहे हैं और उन्होंने ये बयान पंजाब के मलेरकोटला में एक चुनावी जनसभा में 21 जनवरी को दिया। हालांकि मुस्तफा ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। मुस्तफा के खिलाफ मलेरकोटला में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुस्तफा ने चुनाव में फायदा लेने के मकसद से 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया। उनकी वायरल वीडियो में वो एक चुनावी सभा में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मैं कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ। आज उन्होंने जो हरकत की है, मेरा जलसा यहाँ होना था। उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की है। अगर दोबारा इन्होंने ऐसा किया तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि इनका कोई जलसा नहीं होने दूंगा। इस दौरान वहां खड़े मुस्तफा के समर्थक जोर जोर से तालियां बजाते हैं। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कहते हैं। बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक नाबालिग की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी जान गई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और जांच का आदेश दे दिया गया है। ये वाकया लखीमपुर के संपूर्ण नगर का है। पुलिस का कहना है कि लड़के के चाचा ने 17 जनवरी को आरोप लगाया था कि लड़के ने उनका मोबाइल चुरा लिया है। 19 जनवरी को इस मामले में दोनों पक्षों, चाचा व लड़के के परिजनों को पुलिस थाने बुलाया और उसके बाद सबके सामने पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन का कहना है कि थोड़ी देर बाद एक लिखित समझौता हुआ और सभी लोग अपने घर चले गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लड़के की मां और कुछ और लोग थाने आए और तहरीर दी कि 20 जनवरी की रात को लड़के के चाचा और एक दूसरे व्यक्ति ने इनके बेटे के साथ फिर से मारपीट की है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 20 जनवरी की रात 11:30 बजे लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। लेकिन लड़के के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से लड़के की मौत हुई है। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन गरीब परिवारों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, जबकि अमीरों के लिए वरदान जैसा रहा। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान गरीबों की आमदनी में 53% की गिरावट देखी गई है, जबकि अमीरों की कमाई में लगातार वृद्धि हुई। आर्थिक उदारीकरण के बाद से सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय 1995 के बाद से लगातार बढ़ रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2020-21 में 2015-16 की तुलना में इसमें 53% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इस दौरान सबसे अमीर 20% लोगों की आय में 39% की वृद्धि हुई। मुंबई स्थित थिंक टैंक पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी सर्वे से ये आंकड़े साफ हुए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।